हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा मिस्टर रेमंड जी लियोन्स की अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट है। आज से पहले आपने कुछ अप्रोचेज पढ़ी भी होंगी, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, आपने पढ़ा भी होगा। बट इस वीडियो में हमारे पास कुछ और अप्रोचेज भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और एक मैनेजर के कंधों पर बहुत ज़्यादा भार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने का। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि मैनेजर कैसा सोचता है, वो कैसा व्यू पॉइंट रखता है। और हम इसी चीज़ को करने जा रहे हैं जिसको डिफाइन किया है मिस्टर रेमंड ने। मिस्टर रेमंड एक अमेरिकन कंसल्टेंट है और बहुत सारी अप्रोचेज उन्होंने दी हैं। आज के टाइम के अंदर ये अप्रोचेज एक चॉइस नहीं रह गई हैं। पहले जो हुआ करता था, आप इनमें से किसी एक अप्रोच को फॉलो करते थे, बट आज ये चॉइस नहीं है, क्योंकि ये इनडिस्पेंसिबल है एक मैनेजमेंट के अंदर। एक मैनेजर को इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये अप्रोचेस क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो आपने बहुत बार सुनी हुई होगी, मैनेजमेंट बाय सिस्टम, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिस, मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन, और लास्ट में है मैनेजमेंट बाय वर्किंग अराउंड। इस प्रकार की जो अप्रोचेज हैं उनको डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट या सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट या फिलोसफीज ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमारा जो मैनेजर है, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें चाहे वो एम्प्लॉयज की बात करें, म्यूचुअली दोनों की अंडरस्टैंडिंग से फ्रेंडली आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव को। यानी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और मैं अपनी खुद की कैपेसिटी को जानता हूं। अगर मैं खुद की कैपेसिटी को जानता हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव खुद से डिसाइड करता हूं। एक तरह से वो मेरी क्या हुई है? वो मेरी कमिटमेंट हुई कि मैं इतना काम कर लूंगा, और मैं उसके ऊपर सिंसियरली एफर्ट करता हूं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव किसी और ने नहीं दिए मुझे, वो ऑब्जेक्टिव मैंने खुद की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुद से ही डिसाइड किए। तो इस वजह से यहाँ पर कोई एक्सक्यूजेस की बात नहीं रहती, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई एनवायरनमेंट का कोई इशू नहीं होता। इसलिए इस प्रकार की जो हमारे पास अप्रोच है उसके अंदर कोई भी प्लेस नहीं होता एक्सक्यूज का, कोई भी सर्कमस्टांसेस ब्लेम का या एनवायरनमेंट का। One contribution is recognized as the objective which are being achieved by him. किसी एक इंसान का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसने अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया जो उसने खुद ने डिसाइड किए थे। मिस्टर जॉन हम्बल के अकॉर्डिंग इस प्रकार की मैनेजमेंट में एक मैनेजर कहता है अपने एम्प्लॉयज को अपना टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, और वो उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एवरी डिसीजन जो एम्प्लॉय ले रहा है, हर प्रकार का डिसीजन जो उसने अपने करियर में लिया है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेगा कि जो उसने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेट किए थे वो उनको अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, मीटिंग योर ऑब्जेक्टिव एंड गेट रिवार्ड। अपना काम करो और रिवार्ड लो। इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत ज्यादा अपने टारगेट की तरफ चलता है और उसे सैलरी भी उसी प्रकार से दी जाती है। वो अपने ही टारगेट को अचीव करेगा और वो रिवार्ड लेता जाएगा। इस प्रकार ये भी देखा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अलग ढंग से नहीं सोच पाया, अपने टारगेट को अच्छे से अचीव नहीं कर पाया, तो उसे रिवार्ड नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब वो काम करने के लिए, जो खुद के टारगेट अचीव करने के लिए उसे रिवार्ड मिलता जाएगा और उसे मोटिवेशन मिलता जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अ डायनेमिक सिस्टम है विच इंटीग्रेट द कंपनीज नीड टू अचीव इट्स गोल फ्रॉम फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ द मैनेजर। एक मैनेजर को भी प्रॉफिट और ग्रोथ मिलेगा और कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो भी पूरी होगी। इस तरह से दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूरे हो जाते हैं। आगे हमारे पास है सेकंड, मैनेजमेंट बाय सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का जो मैनेजमेंट अप्रोच है उसके अंदर जो सिस्टम है वो साइंटिफिकली अप्रोच यूज की जाती है। उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी जो है वो प्री डिफाइंड रहती है और वेल डिफाइंड रहती हैं। ये कोई अप्रोच ऐसी नहीं है जिसके अंदर हिट और मिस, यानी रूल बाय थंब, यानी पहले हम लागू करेंगे, तीर तुक्का नहीं है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब वेल डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है।
Under this approach there is nothing but all clarity with the system having no vagues, यानी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, हर प्रकार की सिस्टम के अंदर क्लैरिटी होती है। इस वजह से सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से प्लान बना पाते हैं, रूल रेगुलेशन कितने अच्छे से बना पाते हैं। और ये जो डिसाइड किए जाएंगे, डिजाइन किए जाएंगे, यानी प्लानिंग, रूल, रेगुलेशन जो डिजाइन किए जाएंगे वो इस तरह से किए जाएंगे कि वो मैनेजमेंट के लिए और एक जो पार्टिसिपेट करने वाले यानी दोनों प्रकार की पार्टीज के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों प्रकार से बेनिफिशियल हो। द सिस्टम, मेथड एंड अप्रोच शुड बी रिवाइज्ड, रिव्यूड एंड रीडिजाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास हमने एक बार पॉलिसी बना ली और वो पॉलिसी जो बनाई गई थी वो 1880 में बनाई गई थी और अब 2023 हो गया, अब तक वो पॉलिसी को हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाती है और रूल रेगुलेशन पॉलिसीज को हमें चेंज करना पड़ता है और वो हमें चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास जो पॉलिसीज, मेथड्स होंगे उनको हम रिव्यू करेंगे और रीडिजाइन करेंगे टाइम टू टाइम। देयर आर like input and quality of the output, rules of an organization depend upon the quality of the input, यानी हम किस तरह से इनपुट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रूल चेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास मैनेजमेंट बाय सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। यहां पर हम रिजल्ट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं या फिर टास्क भी कह सकते हैं। इस वजह से इस प्रकार का जो अप्रोच है इसको हम टास्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। यानी एक पर्सन को यानी रिजल्ट बताया गया कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए और एक एम्प्लॉय को वो रिजल्ट अपने डिपार्टमेंट में वो रिजल्ट अचीव करने के लिए काम करना होता है। यहाँ पर एक बात देखी गई है, जो ये मैनेजमेंट होती है जो इस प्रकार के अप्रोच को इस्तेमाल करती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वो डिजायरेबल रिजल्ट चाहती है, बट उसी के अकॉर्डिंग वो प्रमोशन, कंफर्मेशन या अप्रिशिएशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है और जितना ज़्यादा वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कंट्रीब्यूशन रिजल्ट जो है दिया जाएगा, उसको उसके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जाएगा और उसे अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर किस तरह से हम क्वालिटी वाइज हम किस तरह से चेक करते हैं, हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखते हैं कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए थी और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। यानी एक पर्सन एक मशीन पर काम करते हुए उसे एक टाइम में यानी एक हार के अंदर, एक घंटे के अंदर 10 प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे, बट उसने एक्चुअल में कितने बनाए हैं, मान लीजिए 8 बनाए, तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कुछ वेरिएंस है इस तरह से। और अगर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको इतना ज्यादा दिया जाएगा। और इस वजह से इस प्रेजेंट डे के अंदर यहां पर पे परफॉर्मेंस कहा जाता है, यानी आप जितना परफॉर्मेंस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उतनी सैलरी मिलती जाएगी। और हम यहां कह सकते हैं एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर यहां पर जितना रिजल्ट वो देगा उसी के अकॉर्डिंग सैलरी लेता जाएगा। दिस प्रैक्टिस शोन इज वेरी इनकरेजिंग रिजल्ट इन वेस्टर्न कंट्री। इस प्रकार की प्रैक्टिस ने वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, यानी आप जितना काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग मिलता जाएगा। इन दिस कमिंग इंडिया, और ये इंडिया के अंदर भी आ रही है और इसके हेल्दी परफॉर्मेंस के साइन है। द कंसर्न इन द वेरिएबल वेजेस, इस तरह से जो वेरिएबल वेजेस रहेंगे, एक वर्कर जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा और जो अच्छा काम नहीं कर रहा वो कम पैकेज मिलेगा, उसे कम पैसे मिलेंगे। ये अप्रोच हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब समझते होंगे, यानी एक एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट करता है अलग अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपना व्यू पॉइंट रखता है, उसके व्यू पॉइंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कहने का मतलब हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सेट करते हैं। इस तरह से जो इस प्रकार की अप्रोच है इसके अंदर एक वर्कर, एक मालिक, एक मैनेजर, एक वर्कर थिंक टुगेदर, एक साथ सोचते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ शेयर करते हैं और इंजॉय भी एक साथ करते हैं। अगर कुछ सफर करते हैं तो वो भी एक साथ ही सफर करते हैं। एक तरह से ये एक हेल्दी अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि यहां पर एक एम्प्लॉय की ईगो नीड जो है वो पूरी हो जाती है। एक तरह से उसको महसूस होता है कि हाँ उसे सुना जाता है, उसके साथ कंसल्ट किया जाता है, उसकी एक रिकग्निशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उसका मोरल बहुत ज्यादा हाई होता है। ये बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल सिचुएशन है। आपने हमारे भारत के संविधान के अंदर एक बात सुनी होगी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसी तरह एक डिजायरेबल सिचुएशन है यहां पर भी, क्योंकि यहां पर एक मैनेजर जो है ऑफ द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन
हैव टू वर्क लाइक स्ट्रॉन्ग टीम। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग टीम के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड है, एक टीम की डिमांड है। अगर आप टीम के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और हर एक और वर्कर को एक चेन ऑफ द टीम के रूप में काम करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट लिंक। जैसे एक चेन के अंदर बहुत सारे लिंक होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, हर एम्प्लॉय जो है एक आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। और एक सिंगल जो लिंक है, वर्कर कैन स्पॉइल दी होल ऑफ द चेन। और एक सिंगल लिंक पूरी चेन को खराब कर सकता है। एक टाइम हुआ करता था जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो लेबर्स होते थे उनको एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते थे, बट आज एक उसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैनेजमेंट एंड वर्कर आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं और दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक मैनेजमेंट बाय प्रैक्टिस अप्रोच जो है एक पॉजिटिव अप्रोच मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन। एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर जितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। यहाँ मोटिवेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन, लॉयल्टी, सिंसेरिटी एंड विलिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कितना इन्वॉल्व रहता है, वो कितना अटैच्ड है, उसकी लॉयल्टी और उसका काम करने की सिंसेरिटी कितनी है, वो काम करना चाहता भी है या नहीं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को फिजिकली खरीद सकते हैं बट उनकी विलिंगनेस को नहीं खरीद सकते। और यहाँ पर मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन के अंदर उनकी विलिंगनेस को पाना ही है कि वो काम करना चाहते हैं और वो काम करना चाहें। यानी वो कब कर सकते हैं वो मैटर नहीं करता, वो करना चाहते हैं। यानी मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन के अंदर हम ट्रबल फ्री मैनेजमेंट रखते हैं और इंकरेज करते हैं एम्प्लॉयज को। यहाँ पर दो वर्ड जो है उनका डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है कि कैपेसिटी टू वर्क और विलिंगनेस टू वर्क। कैपेसिटी टू वर्क का मतलब है मैं काम कर सकता हूँ, और विलिंगनेस टू वर्क का मतलब है मैं काम करना चाहता हूँ। और विलिंगनेस टू वर्क जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कैपेसिटी टू वर्क से। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन काम करना चाहता है और उसे काम नहीं आता, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है काम करने के लिए, और जो उसका मोटिवेशन है वो उसे वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा और वो कल को सीख जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो विलिंगनेस टू वर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बचपन में कहा करते थे हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, हमारे पास बुक्स हैं अच्छी, हम बुक्स सारी अवेलेबल हैं, बट बस दिल नहीं करता पढ़ने का। बस वो जो विलिंगनेस टू वर्क है वो नहीं है, इस वजह से अच्छा नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन में एक पर्सन की विलिंगनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ एक्सेप्शन का मतलब ये है कि सिर्फ एक्सेप्शनल चीजों के ऊपर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो डेली रूटीन की चीजें हैं उनकी तरफ हम बहुत ही कम फोकस करेंगे। यानी हम अपने एम्प्लॉयज को सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डेवलप्ड बनाएंगे। आपने एक बात सुनी होगी, जो सबसे खुशबूदार फ्लावर होता है, फूल होता है, वो जंगल में खिलता है क्योंकि उसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है, उसके ऊपर खाद खुद नहीं डाली जाती, वो खुद से होता है और वो सेल्फ डेवलप होता है। यहाँ पर एक बात और सुनी होगी आपने, हु लीड द लिस्ट लीड द बेस्ट। यानी जिसको कम सिखाया जाता है वो सबसे अच्छा सीखता है। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हों वो खुद से मोटिवेटेड हों, वो रूटीन का वर्क खुद से करें। नोबडी कैन रियली कंट्रोल एनीबॉडी, यानी कोई भी इंसान किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं करता। एवरीबॉडी हैज टू कंट्रोल वन सेल्फ। एक इंसान को खुद को ही कंट्रोल करना पड़ता है, यानी वो रूटीन के काम को खुद करे, वो खुद से जानता हो मुझे क्या काम करना है। इस तरह से नो इंटरफेयर अप्रोच इन द बेस्ट अप्रोच। यानी बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि आप किसी के दूसरे के काम में, किसी के दूसरे के फटे में कोई टांग ही ना अड़ाओ। पीपल नॉर्मली बिकम रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक इंसान जब रिस्पॉन्सिबल बनता है, जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इस प्रकार की मैनेजमेंट अप्रोच में यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर शुड ओनली अप्रोच देयर वर्कर फॉर देयर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। जब इंपॉर्टेंट मैटर हो तभी वो अप्रोच करें, अदरवाइज वो रूटीन वर्क के लिए अप्रोच ना करें, वो रूटीन वर्क को खुद से करेंगे। ये एक मॉडर्न टेक्निक है मैनेजमेंट की, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हम एक्सेप्शनल चीज़ों के अंदर ही मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करेगा। ऐसे काम जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट किया जाएगा। जो रूटीन के वर्क हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि जो सबॉर्डिनेटर है वो खुद से करेंगे।
ना ही मैनेजमेंट और ना ही एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट अननेसेसरी बोदर नहीं करेगा वर्कर्स को, और ना ही एम्प्लॉयज फ्रिक्वेंटली इंटरफेयर करेंगे और अप्रोच करेंगे मैनेजर के पास और लीडर के पास। वो जब ही करेंगे जब उनकी डिमांड होगी, सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। ये जो हमारा था इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और नेक्स्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन। सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। ऐसा देखा गया है एक जो पर्सन है जो सॉफ्ट स्पोकर है और डिसेंट तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाता है, यानी उसकी जो 99% प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होती। और एक इंसान जिसकी प्रॉब्लम्स हैं वो डिसेंट तरीके से बात नहीं करता, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन मेक पीपल स्मार्ट। एक अच्छा जो बात करने वाला है वो डिसेंट तरीके से बात करने वाला है, वो स्मार्ट पर्सन कहलाता है। वो लोगों का कोऑर्डिनेशन और इंडस्ट्रियल पीस भी स्टैब्लिश कर पाता है। एक इंसान के जो अंदर खाते दिमाग में चल रहा है ना, उसको फेस पे नहीं लाने देना चाहिए। और यही ब्यूटी है एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की। जिसके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है वो नॉर्मली 100% कह सकते हैं, या 99 लिखा हुआ है, मैं 100% कहता हूँ, 100% अच्छा कर लेगा, ग्रो कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन जो है, अगर कोई शॉर्टकट माना जाएगा तो वो यही माना जाएगा कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक स्मार्ट मैनेजर वही है जो अपनी बातों को परफेक्टली रख पाता है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। देखिए, तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, आप अपनी कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी बातों की तरफ ध्यान दीजिए, और बाकी सारी बातें आपकी बातें ध्यान रखेंगी। Take care of your communication, rest of things would be automatically taken care by your communication itself। और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि कम्युनिकेशन एक इस तरह का ब्रिज है जिसके नीचे से मिसअंडरस्टैंडिंग बहती है, यानी आप कम्युनिकेशन अच्छा रखो, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो ग्रेस लेकर आता है, सॉफ्टनेस जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एम्प्लॉयज के बीच में। तो यहाँ पर इस तरह का जो कंसर्न रहेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये था हमारे पास मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। देखिए, बड़ा अच्छा है कि एक मैनेजर जो है वो टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरे जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर घूमता रहता है, जिससे वो उन कॉमन प्लेसेस को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। और अगर एक ऐसा एम्प्लॉय होगा, एक ऐसा वर्कर होगा जो प्लांट के अंदर, स्टेशन के अंदर, ब्रांचेस के अंदर घूमता रहेगा, तो वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखिए, होता कि एक मैनेजर के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, हम जिसे चेले चपाटे कहते हैं, वो उसे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, जो उसके यानी कान भरते रहते हैं। अगर वो जो कान भरने के बाद वो चल पड़ेगा तो हो सकता है वो गलत सुने, उसके जो आसपास के लोग हैं उसे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करना चाहिए, उसे वो टाइम टू टाइम उसे घूमना चाहिए, यानी मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड करना चाहिए। उसे खुद से देखना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिमोट कंट्रोल्स की तरह कंट्रोल नहीं किए जा सकते कि ऑफिस में आप बैठ गए और आपने उसे कंट्रोल कर लिया। उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको अच्छे से डिसीजन लेने के लिए उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपको डिसीजन लेना चाहिए जब आप अच्छे से देख भी लें और अच्छे से सुन भी लें, यानी सुने भी और देखे भी, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। तो ये थे हमारे अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।